नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर आप सभी लोग के लिए यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लगभग 44 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और आपके पेपर की अभी तक तिथि निश्चित नहीं हुई है, ये चीज तो आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार एक ही चीज आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि अगर एग्जाम डेट नहीं आया है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पढ़ना छोड़ दें। एग्जाम डेट अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें। आपको कुछ नहीं करना, ये जरूर करना है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर आपको डेली चाहे 50 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ज्ञान। तो ज्ञान आप में से अगर जितने लोगों के पास है तो वो एक काम करें, प्रैक्टिस पेपर करें। अभी जो नए हैं तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, अपनी चीजों को पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम प्रैक्टिस पेपर को वो पढ़ें। वो पढ़े इसलिए नहीं कि मेरा कितना सही होता है, वो इसलिए पढ़ें कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे पढ़ाई से रिलेटेबल है कि नहीं, यानी कि मैं सही तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं कि नहीं। साथ ही साथ जब वो यहां आकर के यहां प्रश्नों को करेंगे तो उससे दो बातें होंगी उनके साथ। क्या, पहला वो प्रश्नों का तरीका समझेंगे कि आयोग क्या पूछता है बार बार, और दूसरा ये समझेंगे कि हमें प्रश्नों में कितना जानकारी जानने की जरूरत है जहां से प्रश्न जो है आयोग पूछ सकता है। क्योंकि आप मेरी क्लासेस को अगर देखते होंगे तो कई सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर यहां चीजें आप लोग के सामने मैं बताता हूं। ठीक है, तो चलिए अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर भैया संडे स्पेशल जो यहाँ पर करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलती है जी भैया, संडे स्पेशल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख ले, ठीक है, जरूर से जरूर देख ले, आप लोग को जो है पता लग जाएगा। ठीक है, समझ के चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दें। पहला प्रश्न है, यहां पर देखिए सूची दी गई है 1 और सूची दी गई है 2। अब इन सूचियों का मिलान करना, बताइए क्या है इसका सही जवाब। अब जैसे मैंने क्यों कहा, यहीं से पता लगता है ना कि कितने प्रश्न जो है आयोग पूछता है, किस तरह के प्रश्न आयोग पूछता है। तो जो आयोग पूछता है उसमें से एक टाइप का प्रश्न यह भी कि सूची 1 दिया होता, सूची 2 दिया होता, इसको मिलान करना होता। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अब देखो, वैसे तो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूं तो ये इसका सही जवाब है, लेकिन आप जानते हैं मेरे क्लास का तरीका ये बिल्कुल नहीं है। यहां पर आप आते हैं तो यहां पर हर ऑप्शन का, हर चीज का डिटेल ज्ञान दिया जाता है कि अगर आप पहली बार आए हैं, पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जानते हैं तो रिविजन करके जाएंगे। तो पहले चलिए आज जवाब बता देता हूं, फिर मैं देखता हूं कितने लोगों ने क्या जवाब दिया। तो इसका सही जवाब क्या है, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, आइए जानते क्या है। भाग 9 पंचायत को भैया आपके संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से भैया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 माफ करेगा, 93 से लागू हुआ था। 93 से बेसिकली ये फोर्स में आया था, लेकिन ये पास 1992 में हुआ था, और संविधान संशोधन ये 73rd था। ठीक है, इसे 2 3 4 से जानते हैं कि 2 में पास हुआ था, 3 जो है आपका पंचायत का, 74वां संविधान संशोधन आपका म्युनिसिपालिटीज का। ठीक है, तो ये जो है इसको याद करने का तरीका था कि 2 3 4 क्या होता है, तो 2 3 4 यहां पर ये बताता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके लिए क्या है, देखिए इसके लिए एक नया शेड्यूल भी डाला गया था, 11वां शेड्यूल जो इसमें जोड़ा गया था, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट है। कितने भैया, इसमें कुल 29 सब्जेक्ट है, जो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक की बात करते। कितने, 243O की बात करते हैं। ठीक है, कुल 29 सब्जेक्ट है। यहां पर आपको बताने की, मतलब समझने की जरूरत है। 73वां संविधान संशोधन था, और जिसमें क्या, त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम। जी भैया आप जानिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम की हमारे यहां व्यवस्था की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाग 8 आपका किससे था, भाग 8 आपका भैया जो है ये आपका हो गया ना, माफ करिएगा, भाग 8 था, मतलब मैं यहां पर जवाब दे रहा था तो समझिएगा। भाग 9 तो आपका मूल, मैंने पंचायत के विषय में बताया। ठीक है, मैंने भाग के विषय में बताया ही नहीं है, मैं पंचायत के बारे में डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक साइड का जवाब तो दे ही दिया ना, अब मैं दूसरी साइड का जवाब दे रहा हूं। अब देखो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भैया देखो क्या था, हमारे संविधान में एक अलग जगह दी गई, जिनमें बताइए इसे अंग्रेजी में क्या, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, जिन पर क्या, जिन पर केंद्र सरकार जो है अपना क्या डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। उसके लिए क्या, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे गवर्नर को या फिर वहां के क्या कहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, जो पूरी चीजों को देखता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। जैसे आपके कई हैं, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान निकोबार है, आपका पुडुचेरी है, कुछ इन यूनियन टेरिटरीज में वहां पर उनके
खुद के सीएम भी होते हैं, लेकिन उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो इसे आपको यूपी का एग्जाम्पल है आपका क्या, दो ही है, पुडुचेरी और दिल्ली। ठीक है, मूल कर्तव्य आपको पता है कि 1900 जो है मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसके द्वारा जो है यहाँ पर यह, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जो इसमें है। और नगर पालिका, जी भैया नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन जो भी 1992 में आया था, और इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं, जी भैया इसमें जो है टोटल आपके ये 12वां शेड्यूल था, और इसमें कुल जो है ये 18 सब्जेक्ट आते हैं। कितना, देखो ये इसका जरिए 12वां शेड्यूल बना था, कुल 18 सब्जेक्ट आते हैं, और 243 पी से लेकर 243 से लेकर 243 जेड जी तक जो है इसके अंतर्गत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये इतने जो है यहां पर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके चलो समझ गए। इसके बारे में मैंने डिटेल में काफी कुछ बता दिया कि ये आपका एक हिसाब से जो है हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपके जो है प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहां बता दिया। देखो ये पंचायत वाला 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ये वाला जो आपका है वो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछ लेगा कि पहले इन दोनों में से कौन सा एक्ट प्रभावी हुआ था, तो पहले ये पंचायत प्रभावी हुआ था अप्रैल में, फिर जून में आपका नगर पालिका सिस्टम प्रभावी हुआ था। देखो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, इसीलिए मैंने ये तारीख बता दी। मैं बार बार कहता हूं हर उन पॉइंट से जहां आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज होंगी, आप लोग क्या करते हैं उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इससे प्रैक्टिस क्लास में आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है तो उन हर चीजों को आपको समझाना, बताना और उन पे आपका फोकस दिलाना। जो आप लोग पढ़ाई करते समय छोड़ देते हैं, लो लाइट में लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में आपके लिए क्या होता है वो एक चिंता का विषय भी बन सकता है। ठीक है, कि यार इतना पढ़े ये नहीं पढ़े, बताओ गलत हो गया, बताओ नहीं आ रहा था, वरना इजी क्वेश्चन था, और एक एक प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता मामला। निगेटिव कराओगे बहुत नीचे हो जाएगा, सही कर दोगे किसी से ऊपर चले जाओ, और छोड़ दोगे तो लगेगा यार इतना इजी प्रश्न क्यों छूट गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 8वीं, 10वीं, 11वीं, 7वीं, चलिए अनुसूची बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि देखो ये जो दल बदल कानून है ये किन पर लागू होता है। तो देखो ये चाहे आपके राज्य विधानसभा के मेंबर हो, चाहे आपके केंद्र के हो, ठीक है, ये दोनों जो है राज्य और केंद्र दोनों के, यानी कि एमपी और एमएलए होता है आपका राज्य का और एमपी होता है आपका केंद्र का, इन दोनों पर ये लागू होता है। देखिए 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में लाया गया था, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, उसके द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जो है जगह दी गई थी। और इसमें जो है कौन सा, ये 10वीं, जी भैया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी पार्टी को खत्म करना है, आप लोग इतने पिछले 10 साल से तो ये 10वां ही तो चल रहा है। ठीक है, दल बदल वाला क्या है कि 2/3, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर, यानी कि कुल पार्टी के 2/3 मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इस पार्टी का खत्म हो जाता है। तो जो लोग जाते हैं वही असली पार्टी होते हैं। ठीक है, मतलब तीसरी अगली पार्टी में नहीं जाते। मान के चलिए अभी आप लोगों ने शिवसेना देखा था, शिवसेना क्या हुआ था, अभी ये इसी है, अभी शिवसेना था, एनसीपी था, ठीक है, ये सारी पार्टी आप लोगों ने देखी थी। क्या हुआ था इनके साथ यही तो हुआ कि इनके 2/3 जो है एमपी एमएलए अलग हो गए, और अलग होकर के क्या कहे हम असली शिवसेना है, तो उनको जो है चुनाव आयोग द्वारा असली शिवसेना दे देगा। असली शिवसेना का मतलब क्या है, जो पार्टी का सिंबल होता है वो उन्हें अलॉट हो जाता है। ठीक है, पार्टी का सिंबल उन्हें अलॉट हो जाता है, और जो सारी चीजें उसका कोष होता है, सारी चीजों का अधिकार किसके पास चला जाता है भैया, उस पार्टी के पास जहां 2/3 मेंबर आपके जो है एक साथ होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए ना क्या है कैसे है। कथन कह रहा है, कारण कह रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते ही आपको पता समझ में आ जाना चाहिए। आप अपने देश को समझ रहे हो तो संविधान को समझो, आप अपने देश को समझ रहे हो तो संविधान को समझो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न था यार, इसका सही जवाब ए होगा। पूछो कैसे। देखिए हमारा संविधान अर्धसंघात्मक क्यों कहा गया है, हमारे यहाँ पर राज्यों को भी क्या है,
पूरी चीजें दी गई है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, कई मामलों में हम एक हिसाब से क्या हो जाते हैं, पूरी एक जैसे कहते हैं केंद्र के पास पूरी अधिकार आ जाते हैं। आपातकाल लगता है क्या होता है, पूरी चीजें केंद्र के पास आ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखोगे तो राज्य के पास भी अपना जो है चीजों को करने का अधिकार है। वो अपने तरह से पुलिस रखते हैं, लैंड पर उनका अधिकार होता है। केवल आपके विदेशी मामलों को छोड़ करके लगभग पूरा काम तो उनके पास भी होता है ना, किस प्रकार से उनके हर राज्यों का अपने जो है राज्य स्तरीय अलग से कानून भी होता है, जो कुछ चीजों में वो स्पेशली करते हैं, अपने सिटीजन्स के लिए स्पेशल राइट्स दे सकते हैं। तो इसीलिए भैया असंख्याक जहां पर कुछ हद तक केंद्र का पूरी तरीके से इंडिया पर राज है, लेकिन वहीं राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे राज्य में केंद्र योजना और सरकारी और राज्य योजनाएं अलग चलती हैं, आप ये देखे होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें भी होती हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, कभी एक सिस्टम मत लाइए। आप जैसे एग्जांपल चीन है, रसिया है, ये सब क्या होता है ना, एकात्मकता जब आ जाती है तो ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या होता है ना, जब आदमी के पास पावर होता है तो वो अपनी चीजों को गलत समझना बंद कर देता है। एक दिक्कत होती है, अभी आप जो है 3-4 बार अच्छा करते चले जाओ तो आप हर काम में सोचो अरे मैं तो सब सही कर रहा हूं, ये भी सही करूंगा। आपके दिमाग की मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसमें आपका दोष नहीं, ये इन ह्यूमन नेचर है। ये साइकोलॉजी में ये चीज कहा जाता है कि आप खुद ब खुद उस जैसा ढल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा विदेश यात्रा का अधिकार जो है प्राप्त होता है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। जी भैया बताइए इसका सही जवाब क्या, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राइट टू, क्या कहते हैं, विदेश यात्रा, राइट टू फॉरेन, क्या कहते हैं यात्रा को यार, ट्रेवल। हाँ, राइट टू फॉरेन ट्रेवल। तो देखिए जितने लोगों ने यहां पर इसका जवाब क्या दिया, 21। जी भैया अनुच्छेद 21, ये क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या भैया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वो अनुच्छेद है जहां पर आपके जीवन का कोई भी, जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि पर्टिकुलर ये अनुच्छेद में है कि नहीं, आप सीधे अनुच्छेद 21 की तरफ भाग जाइए, जहां पर आपको आपके अधिकारों का सागर मिलता है, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपको जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो आपको अनुच्छेद 21 में ही मिल जाती है, ठीक है, समझ गए। अब है विदेश यात्रा करने जाओगे, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो विदेश यात्रा करोगे ना, फॉरेन जाके घूमोगे, क्या रखा है, इंडिया तो घूम ही रहे हो, फॉरेन जाओ घूमो, पैसे की कमी नहीं है, तब पैसा नहीं है जाओगे तो फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संपत्ति के जो है अधिकार को कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया? जी भैया, यानी कि पहले आपको पता था कि हमारे में 7 थे मूल अधिकार, बाद में 6 हो गए, क्यों, क्योंकि कानून संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद पहले शायद ये 31 हुआ करता था, ठीक है, ओके, अनुच्छेद 30 या 31 हुआ करता था। इसमें मैं इसी को लेकर मैं थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूज, 30 या 31 में, 30 या 31 में से, ठीक है, और कोई ऐसी बात नहीं, शायद 30 ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो बताओ तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, ए। जी भैया अनुच्छेद 31 ही था, मैंने कहा ना अनुच्छेद 31। देखो अनुच्छेद 19F ये भी जो है आपके संपत्ति के अधिकार की बात करता है, लेकिन फाइनली अब मूल अधिकार से ये लोग हट गए हैं, तो इसका कोई बहुत विशेष महत्व तो रह नहीं गया, ठीक है। अनुच्छेद 19 के भाग 1 के भाग F में, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद अगर आप विशेष डिटेल में पढ़ेंगे ना, मूल कर्तव्य में बहुत चीजें डिटेल में आपको जाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ये अनुच्छेद 300A मैंने बता दिया कानूनी अधिकार बना था, किस जो है संविधान संशोधन, तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे परिवर्तित किया गया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसे क्या ही गलत करना, इसे क्या ही गलत करना, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
देखो पॉलिटी में अगर आपको कहीं से दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो पॉलिटी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप लोग वहां पर जा करके पढ़ लीजिएगा। आप जब वहां पर जा करके पढ़ेंगे आपको कई चीजें खुद ब खुद जो है समझ में आएगी। क्यों मैं कहता हूं एक बार जा करके पढ़ो, इतना डिटेल में हर किताब, मतलब 2-3 पूर्वालोकन, लक्ष्मीकांत जैसे किताबों का निचोड़, और मैंने प्रश्न के जरिए उन चीजों को समझाने की कोशिश की है कि जिससे आपको चीजें समझ में आए कि प्रश्न कैसे बनता है, क्या होता है, जो जानने की जरूरत है तो आप लोग वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर जो सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब क्या दिया भैया, क्या दिया है, सी। जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कह, अनुच्छेद 41 क्या, निःशुल्क न्याय। जी भैया निःशुल्क न्याय आपके अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। किसके, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। जबकि आपका अनुच्छेद 41 जो होता है ना, वो राइट टू वर्क, यानी कि क्या, जो आपके काम करने के अधिकार, क्या कहते हैं, आपके काम करने के अधिकार, आपके पढ़ाई के अधिकार, और साथ ही साथ जो पब्लिक सहायता मिलती है, उन सब चीजों की बात अनुच्छेद 41 करता है। ठीक है, ना कि बाकी ये सारे जो है सही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अनुच्छेद 44 सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, और अनुच्छेद 48 को लेकर लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा है। ठीक है, आइए आपके डीपीएसपी यानी कि राज्यों के डीपीएसपी में ये जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, अगला प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आज का सबसे आसान प्रश्न, अगर मैं कहूं इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो। ठीक है, जरूर जरूर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेज आप देख रहे होंगे। और कल जो संडे मतलब परसों जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास चली है भैया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जरूर से जरूर देखो, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और बार बार मैं कहता हूं आप लोग उन क्लासेज को देखो, बहुत चुन के प्रश्न लाता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। अगर आप लोग को लगता है कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, जो इतना हम डेली नहीं पढ़ पाते हैं, क्या चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो इस सिलेबस के लिए जरूरी हैं, तो आप अगर किसी भी राज्य में पीएससी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसके लिए वहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भैया चलाई जाती है, जो आप जरूर से जरूर देखें। आप जब देखेंगे खुद समझ जाएंगे कि क्यों मैं इतनी जो है इस क्लास की आपसे अच्छाइयां गिनाता हूं। ठीक है, चलो तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, विश्वास प्रस्ताव। देखिए भैया विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, यह बताने के लिए कि उनके पास जो है बहुमत है। क्या बताने के लिए, कि उनके पास जो है बहुमत है। ठीक है, उनके पास बहुमत है, यह बताने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष द्वारा, किसके, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जो किसी चीज के पर्टिकुलर पर अविश्वास जताना होता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और सरकार के पास बहुमत ना होने का मतलब यह है कि आप अब सरकार में बने रहने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं, यानी कि आपको अब अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ जाता है। और पहले सबसे पहले इस्तीफा देता है जो राज्य का प्रमुख होता है, मतलब जो नेता पक्ष होता है, जैसे आपका सीएम या पीएम। उसके बाद मंत्रिपरिषद खुद ब खुद इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, क्योंकि जब आपका उन्होंने दे दिया तो उनका भी इस्तीफा मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो देते हैं तो सबका साथ में देते हैं, वो ऐसे देते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाता है, ये उनके लेटर में लिखा होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, जी भैया अगला प्रश्न यहां पर है कि जो है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। चलो आवश्यक पूछ रहा है, कम से कम कितनी बार एक साल में संसद की बैठक होनी चाहिए। देखो आपके लिए यहां पर एक छोटी सी जानने की जरूरत है कि एक हमारे संविधान को बनाते समय हर छोटी छोटी चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस किया गया। ठीक है, इसी फोकस के जरिए ये बताया गया था कि यहां पर साल में जो है 3 बार, साल में 3 बार जो है संसद की बैठक होगी। ठीक है, संसद की बैठक होगी। ठीक है, वो होगा एक आपका पहले शुरुआत होता है बजट सेशन से, बजट, फिर आपका मानसून होता है, फिर आपका कौन सा होता है शीत संसद, या उसे क्या कहते हैं विंटर सेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर 3 तो अनिवार्य किया गया, लेकिन यह भी संविधान में कहा गया है कि मान के चलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये 3 संसद आप बार नहीं बैठ सकते, तब आपको कम से कम साल भर में 2 बार जरूर से जरूर बैठना होगा। यानी कि आपको एक बैठक से लेकर दूसरे सेशन से लेकर एक सेशन के बीच में अधिकतम
6 माह का ही गैप हो सकता है। अगर 6 माह का गैप हुआ उससे ज्यादा तो ऐसा स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको संविधान में संशोधन करिए, तब आप इस 6 माह के जो रूल है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भैया अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पता था नहीं पता था, सेशन जान लिए, कह रहा हूं हर छोटी छोटी जानकारी जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी होगी यहां पर आपको मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और जो है क्या लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो इनमें से किसने भैया जो है किया था? दरअसल ये जो व्यक्ति थे ना, ये व्यक्ति बहुत इनको जो है जो खोज करने के लिए, जो आर्कियोलॉजिकल खोज जिसे कहते हैं, जो पुरानी चीजों के जो है खोज करने के लिए जरूरी है, तो उसके जो टेक्निक्स और मेथड्स को जो है इन्होंने बहुत अच्छे से विकसित किया था। और ये बेसिकली जो है इनका नाम है क्रिश्चियन जर्नक्शन थॉमसन। ठीक है, तो यहां पर इनका नाम क्या है? क्रिश्चियन जर्नक्शन थॉमसन इनका नाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स को किस प्रकार से खोजने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, किस टेक्निक से खोजना चाहिए, और हर चीजों को डेवलप करने का इन्हें बहुत अच्छे से जाता है। और कोपेनहेगन में जो संग्रहालय है, तो यहां से जब काफी चीजें मिली थी तो उसके आधार पर इन्होंने ये कहा था कि ये 3 आधार पर उन्होंने जो है इसका विभाजन किया था। ठीक है, तो थॉमसन जी ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहां प्राप्त हुए, जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? दमदमा से, मदहदा से, सराय नहर से, हड़प्पा से। अच्छा देखो, यहां जब आप ऑप्शन देख रहे हो, यहां आप ऑप्शन देख के क्या चीज कुछ समझ में आ रहा है? इस ऑप्शन से आपको क्या लग रहा है, ये किस प्रकार की साइट्स हैं? देखिए यहां पर समझिए, इसको छोड़ करके बाकी सभी मेसोलिथिक साइट्स है। कौन सी? मेसोलिथिक साइट्स है। ठीक है, हड़प्पा आपको पता है अलग है, तो ये तीनों जो है मेसोलिथिक साइट्स है, और तीनों के तीनों आपके यूपी में ही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों साइट्स आपके उत्तर प्रदेश में ही है। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है आपका क्या? ए, दमदमा से। क्या है भैया? दमदमा जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? चलो बहुत आसान सा प्रश्न है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, अब एक करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जाती है, देख लिया करो संडे स्पेशल। और साथ ही साथ आप लोग क्लास देख ले तो लाइक नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी उससे बड़ी दिक्कत है शेयर नहीं करते हो। लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। और अभी भी 70% मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो क्लास देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। देखते हैं क्लास मन से लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उन्हें लगता है कि क्या है भैया, सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन नहीं भूलेगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? मिहिर भोज, इन्हें भोज प्रथम भी कहते हैं। क्या? इन्हें भोज प्रथम भी कहा जाता है, मिहिर भोज को। और इनका जो है शासनकाल 836 से लेकर के 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, आपको पता है इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, आपके यूपी में जो है कन्नौज, जिसे क्या पांचाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पांचाल के नाम से भी जाना जाता था उस समय। ठीक है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग रिवीजन नहीं किए हो तो जान लो। इन्हीं के समय पर जो है क्या नाम है, अल मसऊदी जो अरब का था, अल मसऊदी अरब ट्रेवलर यानी अरब यात्री, अल मसऊदी जो है, अल मसऊदी या अल मुसदी ऐसे कुछ नाम था, अल मसऊदी जान लीजिए, अरब यात्री था। ठीक है, अगर मैं गलत हो रहा हूं तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अल मसऊदी जो है आया था और उसने जो इनके शासनकाल के बारे में बताया था। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो उस समय मतलब उस क्या नाम है, अल मसऊदी के द्वारा ये प्राप्त होता है कि जो कैवलरी जो उस समय इनके पास सेना थी, वो अपने समय की उस समय की सबसे बेस्ट सेना इनके पास थी। ठीक है, जो कैवलरी माने जो घुड़सवार और ये सब होते हैं, तो उस समय सबसे अच्छी थी। और अरब जो था इसने इनको किंग बौरा के नाम से जो है बताया था। क्या? किंग बौरा के नाम से इन्होंने क्या नाम है, भोज प्रथम को इसने जो है नाम लिया हुआ था। और आपको पता है इसने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्कों में भी जो है आदि बरहा की जो है ये चीजें ली थी। दरअसल जो आपका श्रीमद् भागवत नहीं है, श्रीमद् भागवत, ठीक है, तो उसमें जो है ये आदि बरहा जो है श्रीमद् आदि बरहा, उस सिक्कों पर देखेंगे तो श्रीमद् आदि बरहा का जो है जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये आपको इनके सिक्के पर भी ये चीजें देखी हुई थी। तो किसे कहा गया, कितना साल शासन किया, क्या था, कैसे था, हर एक डिटेल कि अगर आपसे यहां से प्रश्न आ जाए भविष्य में कहीं से घुमा के, तो आप गलत नहीं करेंगे। इस चीज की मैं कर सकता हूं, क्यों, तब जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, और दूसरी बात क्या है, जब आप इसका जो है एक बार क्लास में आने से पहले रिवीजन जरूर करके आ रहे होंगे, जो आपने पिछले शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए भैया, इसी गुलाम वंश को आपको ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। गुलाम वंश कहने का रीजन ये है कि दरअसल इसके जो स्थापना किए थे वो पहले किसी ना किसी के गुलाम थे, बाद में वो अपने आप को शक्तिशाली किए, स्वतंत्र किए, और स्थापना जो है करते कि अपने आप को क्या, सल्तनत की स्थापना कर दी थी उन्होंने। क्या, ये सल्तनत की स्थापना कर दिए थे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम था। ये भी किसी का क्या नाम है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आप समझिए, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मुहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। मोहम्मद गौरी ने इसे जो है किसी जगह का कुछ नियुक्त कर दिया था, लेकिन जब नियुक्त करने के बाद इसने क्या किया कि जो है वहां पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब 1206 में ही गौरी ने इसे जो है 1206 में पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कब, तो 1206 में ही गौरी ने इस ऐबक को उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। 1206 में ही इसे जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मैंने बताया ना। तो क्योंकि वो चला गया था, तो जब बना दिया था, जब उसकी मृत्यु हो गई थी या वो तब जो है इसने अपना जो है क्या, पूरा प्रपंच चालू किया, और खुद को क्या, पूरी चीज की स्थापना, सल्तनत की स्थापना कर दी थी गुलाम वंश की, और अपने धीरे धीरे राजा बन गया था, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, जी भैया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। पोलो खेल का प्रचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तुर्कों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, यूनानियों द्वारा, अरबों द्वारा। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस चीज को समझिएगा, आज मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊंगा, आप समझिए। इसे बेसिकली चौगान कहा जाता था। क्या, चौगान। जो पोलो खेल देख रहे इसे चौगान कहा जाता था, ठीक है। अगर यहां पर पूछा जाए शुरुआत किसने किया था, शुरुआत तुर्कों ने किया था। आप पता है इस खेल के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि जो आपका मणिपुर है, आपका जो इस समय न्यूज में है, मणिपुर में इसे संगोल कंगजेई, जी भैया, मणिपुर में इसे संगोल कंगजेई के नाम से इस खेल को जाना जाता था, ठीक है, इसी खेल को। और जो है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके भारत में से रूट्स देखा जाए तो इसका भारत में मणिपुर से भी रूट्स है। बाकी माना जाता है कि लाने वाले तुर्क हैं, लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए सुनिए क्या होता है। दरअसल बात यह है कि ये खेल तो तुर्कों ने चालू किया, लेकिन इसको बहुत हद तक आगे जो है मुगल, ठीक है, मुगलों ने इसे बहुत आगे लेकर के गए थे। जी भैया, मुगल जो शासक रहे थे, जैसे आपके क्या नाम है, मुगल शासकों में कई राजा थे, जैसे आपका बाबर थे, और ये सब, इनको ये खेल बहुत पसंद आया था, तो इन्होंने इसे बहुत अलग ऊंचाइयों तक इसे लेकर गया, तो काफी लोकप्रिय हो गया था ये खेल जो आप पोलो देख रहे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि तुर्कों ने किया था, लेकिन इसे ऊंचाइयों पर लेकर कौन सा साम्राज्य गया था, तो मुगल गए थे, ठीक है। ये प्रश्न यहां से बन सकता है। देखो ये तो आपका सिंपल हो गया, लेकिन अगर आपसे घुमा के पूछते तो हर वो घुमाने वाला पॉइंट मैंने बता दिया, जहां से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप घूमोगे नहीं। आप अगर यार ये तो मेरे सर ने पढ़ाया हुआ था, मैंने नोट्स बनाया हुआ था, रिवीजन किया हुआ हूं, लो सही जवाब, आगे बढ़ता हूं, मेरा ये नंबर पक्का, अधिकारी बनने का तरफ मैं एकदम पक्का, सच कह रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी ढांचे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। बाबर, औरंगजेब, मीर बाकी, या फिर बैरम खान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। देखिए भैया इसका जिक्र पता है बाबरनामा में भी मिलता है। आप समझिए, बाबरनामा जो लिखा गया था उसमें भी इस व्यक्ति का नाम मिलता है। अब इसका नाम क्या था, मीर बाकी। जी भैया, इसका नाम क्या था, मीर बाकी, ठीक है। बाकी इसे एक नाम से और जानते थे, बाकी तस्कंदी। बाकी तस्कंदी अगर आपको लिखा कहीं मिल जाए तो वो भी इसी का नाम था, बाकी तस्कंदी भी इसे कहते थे। और बाबरनामा में इसका जिक्र मिला था, इसे जो है गवर्नर बनाया था बाबर ने, ठीक है। बाबर ने इसे जो है अवध का गवर्नर बनाया हुआ था, तो इसी ने जो है बाबरी ढांचे का निर्माण किया था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को अलग करिए। चलो बेमेल को अलग करना बताओ, बहुत आसान है। अच्छा, जितने लोग यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ये जान के चलो, ये युद्ध एकदम रटे होने चाहिए, ये युद्ध एकदम रटे होने चाहिए
क्योंकि पता नहीं अक्सर इन सब से प्रश्न पूछ लेता, आरओ देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, ये युद्ध चारों एकदम रट लेना, इसकी गहराई तक खोद के निकाल लेना क्या होता है। बहुत डिटेल में तो नहीं पूछता, लेकिन आपकी ज्ञान के लिए कि मेंस तक में आपसे पूछ ले तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, जो बेमेल है वो क्या है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। देखो क्यों चंदेरी का युद्ध अगर आप देखा जाए तो 29 जनवरी 1528 का भैया 29 जनवरी 1528 को हुआ था, ठीक है। 15 जनवरी 1928 को ये युद्ध हुआ था, जिससे मुगल और राजपूत, देखिए चंदेरी का युद्ध होने का रीजन क्या था, जो आपका मुगल थे उस समय के, वो मुगल राजा ने ये कहा था कि हम राजपूतों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उससे पहले दरअसल हुआ था खानवा का युद्ध, ये जो देख रहे हो ना 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध होने के बाद क्या हुआ, देखो कहानी की तरह पढ़ोगे तो एकदम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध हुआ था, लेकिन खानवा के युद्ध होने के बाद ये था कि इनकी कुछ शक्तियां बच गई थी, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। तो ये चंदेरी का एक किला था, तो मुगल राजपूत से चंदेरी का किला मुगल राजाओं ने मांगा, सॉरी राजपूत राजाओं से मुगल ने चंदेरी किला मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो उसके बाद फिर ये युद्ध हुआ था। इसमें खैर मुगलों की हार, सॉरी राजपूतों की हार हुई थी और काफी ज्यादा उन्हें नुकसान सहना पड़ा था, ठीक है। तो बाबर ने ही मांग की थी, ठीक है, क्योंकि 1530 तक तो जिंदा ही था। तो बाबर ने किया और राजपूतों को पूरी तरह से खत्म करना उसका लक्ष्य था, जो मैंने आपको बता ही दिया। और किला की मांग किया, भैया स्वीकार नहीं किए, तो इन दोनों के बीच युद्ध किया। और हाँ, राजपूतों की तरफ से किसने किया था, तो मेदिनी राय खंगार, नाम जान लीजिएगा, मेदिनी राय खंगार। मेदिनी राय खंगार जो है इसका नाम था, जो चंदेरी का आपका राजा थे और जो इन्होंने इस चंदेरी के युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक किया गया, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या। अच्छा प्रश्न, किसका 2 बार भैया राज्याभिषेक किया गया था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, औरंगजेब। जी भैया, औरंगजेब का नाम क्या था, मोहिउद्दीन महमद। देखो ये औरंगजेब 6वें मुगल राजा थे। कौन से भैया, 6वें मुगल राजा थे। ये आपको पूछ लेता है या जाने रहिए। इन्होंने 1658 से लेकर के, देखो इनका शासन काल बहुत लंबा था, 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने शासन किया था। करीब 49 साल इनका शासन था। देखो आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, मेरी बात समझना, इतिहास में पढ़ते हो कि ये बहुत ज्यादा मतलब विभीषक था, इसने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, अत्याचार की वजह से इतने साल चल पाया। आप एक चीज जान लीजिए, इतने साल शासन करने के लिए कभी भी आपको अत्याचार से नहीं चल सकते। अंग्रेजों ने भी हम पर शासन किया, लेकिन अंग्रेजों के शासन करने का रीजन अत्याचार नहीं था। पहले वो आए, आ करके उन्होंने पहले बिजनेस किया, बिजनेस करके उन्होंने पैठ जमाया, पैठ जमा करके जब वो एकाधिकार प्राप्त कर लिए, तब हम पर वो अत्याचार करने लगे थे। और जब वो अत्याचार करने लगे तब ज्यादा दिन नहीं चल पाए। आप समझिए, जब उन्होंने अत्याचार चालू किया था तब ज्यादा दिन नहीं चले, लेकिन जब तक वो नॉर्मल थे उस हिसाब से वो बहुत दिनों तक हम पर राज किए। बात समझिए, दरअसल हम अंग्रेजों के पूरे शासन को केवल एक तरीके से देखते हैं, नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल को समझने के लिए आप 2-3 पार्ट में उसे समझिए, तब समझेंगे कि वो पहले व्यापारी थे, हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे, हमसे कुछ खरीदने आते थे, हमसे मुनाफा कमाना चाहते थे, इसे विदेशी कंपनियां आगे करती हैं। लेकिन बाद में उनको जब देखा कि यहाँ पर चीजें औपनिवेशिकवाद की तरफ वो बढ़ने लगे, तब चीजें उनके हाथ में जब चली गई और यहाँ के राजाओं ने अपना जो है अंतर्द्वंद चालू कर दिया, तब उनके पास एकात्मकता आ गई, मतलब एक तरह से पूरा शासन करने लगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। इनका जन्म दाहोद में हुआ था, ठीक है। इनको पता है, इन औरंगजेब को बहादुर की उपाधि मिली थी, क्यों, दरअसल इन्होंने एक हाथी को जो है मार दिया था, ठीक है। इन्होंने एक हाथी को पराजित कर दिया था 1633 में, तो इस वजह से इनको बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी, ठीक है। तेग बहादुर सिंह आपको पता है सिख गुरु थे, तेग बहादुर सिंह की हत्या करने का भी जो है इन पर है
कि इन्होंने जो है उसे इस्लाम ना स्वीकार करने पर मार दिया था। इन्होंने आलमगीर बहादुर के साथ क्या आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। देखो उपाधियां जो है जरूरी है, क्योंकि आप लोग उपाधियां जान नहीं पाते हो। ऐसे प्रैक्टिस सेट में अगर मैं उपाधियां बताता रहूंगा तो आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। इस आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, ठीक है। इन्होंने विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। तो हिंदी और उर्दू दोनों बता दिया, जिससे आपके प्रश्न में जो भी आए तो आपको गलती ना होने पर, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर 1197 नंबर। बस भैया कुछ प्रश्न और क्लास खत्म। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये पुस्तक है, ये लेखक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों की नजर में। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या। बहुत आसान था यार। देखो जो आपका यहां पर देखो थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करना, जो एक क्लास इस प्रश्न में रास पंचाध्यायी। देखो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं, फिर आप लोग दिमाग लगाए कि क्या कैसे क्यों। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। आप देखो अच्छा रास पंचाध्यायी क्या है। रास पंचाध्यायी दरअसल आप क्या नाम है भागवत पुराण जानते हो, उसका जो 10वां स्कंध है, जो 10वां स्कंध है, उस 10वां स्कंध के जो 29 अध्याय क्या है, 29 अध्याय जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो सबसे लेकर के 33 अध्याय यानी कि कुल 5 अध्याय का जो है यहां पर आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। 29 से लेके 33 के बीच में जो है ये 5 अध्याय का आपको यहां पर जानकारी मिलता है, जो आपके भागवत पुराण के 10वें स्कंद से जो है यहां पर चीजें आपको देखने मतलब इस चीज के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें दरअसल किसकी की गई है, इसमें जो है श्री कृष्ण, जी भैया श्री कृष्ण की बात की गई है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, दरअसल इस पर काफी ज्यादा प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है रास पंचाध्यायी पे। तो लेखक नंददास जी हैं, लेकिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्या संबंध है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि रास पंचाध्याय से काम जय की सिद्धि प्राप्त होती है। क्या काम जय की सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है, काम जय की सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए चैतन्य भागवत अगर आप देखेंगे तो दरअसल जो आपके चैतन्य भागवत जी थे, इन्होंने भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, ठीक है। ये चैतन्य भागवत जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के सॉरी लॉर्ड कृष्णा के, माफ करेगा विष्णु मैंने कह दिया, भगवान कृष्ण के ये जो है अवतार माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो है 15वीं सदी के आसपास इन्होंने वैदिक, जी भैया ये वैदिक को जो है शिक्षित कर रहे थे 15वीं सदी के आसपास, ठीक है। वैदिक से संबंधित है चैतन्य भागवत। और ये जो है चैतन्य एक भगवान थे, उनके बारे में इनको जिनको क्या कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसके लेखक कौन है भैया, आपके वृंदावन जी, ठीक है। क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानने की जरूरत है। इन्होंने गौड़िया वैष्णविज्म, जी भैया इन्होंने जो है गौड़िया वैष्णविज्म, GAUDIA गौड़िया वैष्णविज्म की जो है स्थापना की थी, ठीक है, वैष्णविज्म की स्थापना की थी। ओके, गौड़िया वैष्णविज्म की स्थापना इन्होंने की थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग को पता होगा, बहुत कम लोग को पता होगा ये बात, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं ये चीज। तो देखो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, जितने लोगों ने क्या रॉबर्ट क्लाइव जवाब दिया उसे कर लीजिए। आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पता होना चाहिए कि 1880 में जो है ये आया था इंडिया, ठीक है। और ये पहला गवर्नर जनरल था, जो क्या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है ये बना था, ठीक है। और इसने जो है इसी के शासनकाल में माफ करेगा शायद मैंने टाइम पीरियड आपको गलत बता दिया, 1725 में आया था, ठीक है, माफ करेगा 1725 में जो है ये आया था। और 67 तक शायद ये रहा था, 25 से लेकर के 1774 तक जो है ये रहा था इंडिया में। और इसी के शासन काल के दौरान बहुत बड़ी जो है आपकी बंगाल में जब क्या नाम है 1765 से लेकर के 1767 के बीच में जब बहुत बड़ी आपकी क्या नाम अकाल आई थी बंगाल में, उस समय इसके वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसका रीजन क्या था पता है,
क्योंकि भैया उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था, इसने बहुत ही गलत तरीके से अपने शासन को रखा। एल्बर्ट बिल जो आया था, एल्बर्ट बिल भी इसी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। एल्बर्ट बिल जो आपको आपको अक्सर पूछा जाता है, न्यूज में रहता है, ठीक है, मतलब न्यूज मतलब क्या, प्रश्नों में रहता है। न्यूज में क्या रहेगा, जहां पर जजों की नियुक्ति को लेकर कहा जाता है, ठीक है, माफ करिएगा मैंने बहुत उल्टा चीज बता दिया आपको, ठीक है, माफ करिएगा, ये नहीं है, ठीक है। इसे क्लाइव और इंडिया कहा जाता है, माफ करेगा, दरअसल मैंने आपको पिछले प्रश्न का अगले प्रश्न का जवाब दे दिया। इसे जो है क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या, क्लाइव ऑफ इंडिया। इसकी पता है, इसकी मूर्ति तक, इसकी जो स्टेचू भी बनी हुई है आपके जो है लंदन में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था 1882 ईस्वी प्रस्तावित की गई थी, बताइए इसका सही जवाब किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, बताइए। बस भैया क्लास खत्म होने वाली है, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली, बताता हूँ ना, आधे घंटे 40 मिनट में आपकी सारी क्लास यहाँ कंप्लीट करा देता हूँ। डिटेल में बताता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ सीख के जाए, कुछ जान के जाए। तो जितने लोगों ने क्या, लॉर्ड रिपन जवाब दिया जी भैया 1880 में ये आए थे, ये 1880 में आए थे, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत बता दिया था, लेकिन सही बता दिया है, ठीक है। लेकिन बोल देता हूँ कि गलती तो गलती है। देखो इन्होंने एल्बर्ट बिल लाया था जो जजों की नियुक्ति से लेकर था। इन्होंने ये दरअसल पहले क्या था, पहले जो है यूरोपियन और इंडियन जजेस की नियुक्ति में काफी दिक्कत होती, तो उन्होंने इसको जो है किया था। और पहला फैक्ट्री एक्ट, जो भैया फैक्ट्री एक्ट आया था, दरअसल ये जब आया था उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से जो है कानून के जरिए और क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से इसे समन्वित करने का कोशिश किया था। एल्बर्ट बिल हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के जो है यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से जो है चीजें अरेंज की थी। तो ये जो है लॉर्ड रिपन बहुत ही ज्यादा क्या नाम विकासशील थे, और इनके आने से भारत को फायदा हुआ था। लेकिन आप पता है इनको ज्यादा समय तक इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनकी चीजें ऐसी थी, ठीक है, क्लियर। चलो भैया, हाँ वो एक्ट आया था 1881 में, ये फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया हुआ था, ठीक है। चलो आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को खत्म करते, बताइए 1875 की क्रांति का मुख्य कारण क्या माना जाता है, बताइए 1875 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, बताइए। इतना आसान प्रश्न अगर आप नहीं जवाब दे पाओगे तो आप कैसे समझते हो कि आने वाले समय में आपने इतिहास को सही से पढ़ा है। क्योंकि 1875 की क्रांति को जवाब देने का इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न, क्यों था, एक ही रीजन था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए सैनिक असंतोष उसका एक पार्ट था, लेकिन बहुत मुख्य कारण देखेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी जिससे सभी परेशान थे। और देखिए हुआ तो सैनिक असंतोष था, लेकिन उतना बड़ा त्रोह से फैल गया था क्योंकि कहीं पर जो है जमींदारों को मारा जा रहा था, कहीं के जो है तमाम चीजें हो रही थी। अगर आप 1875 पढ़े होंगे क्रांति, तो यही सब हो रहा था ना, क्योंकि इनकी नीति ऐसी थी, लोग परेशान हो गए, तबाही में हो गए थे, त्राही त्राही कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो इस साथ चलिए भैया इस क्लास को एक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे, लाइक नहीं किया कर ले, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले, जो दृढ़ता -classes-31 आपसे मिल जाएगा, वहां पर भी आपसे बहुत सारी चीजें शेयर की जाती है। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू।